बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने एक नया चैप्टर शुरू करना है, ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। यानी हमारी हड्डियों का जो ढांचा है और हमारे जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, वो इस चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 या आपकी बुक का आखिरी चैप्टर भी है, स्केलेटन क्या होते हैं। पहले इस चैप्टर के दो पोर्शन है। पहले हिस्से में हम स्केलेटन, बोन्स, कार्टिलेज जो स्केलेटन को बनाती है उनको डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा हिस्सा होगा वो मस्कुलर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो स्केलेटन क्या होता है? ये बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है, यानी जो हमारी बॉडी का ढांचा है और जो जिस्म के अंदर है। क्योंकि आमतौर पे स्केलेटन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ एक्सोस्केलेटन होते हैं जो बॉडी से बाहर होते हैं, कुछ एंडोस्केलेटन होते हैं जो बॉडी के अंदर है। तो ह्यूमन बॉडी में एंडोस्केलेटन है, तो ये इंटरनल फ्रेमवर्क है। ये बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो अहम ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो स्कल प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है, हमारा दिल जो है, हमारा लीवर का काफ़ी सारा पोर्शन, हमारे जो लंग्स हैं, ये रिब केज जो पसलियों का ढांचा है ये प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह इसी स्केलेटन की वजह से जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही हैं या लोकोमोशन हो रही है, लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो इस स्केलेटन की बिहाफ पे हो रही है। आगे ये जो स्केलेटन है इसमें बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो इस पूरे स्केलेटन को बना रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोन्स। तो बोन्स ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है और ये कुछ हार्ड किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट है और कैल्शियम ये किसी भी चीज़ को हार्ड कर देता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे बोन सेल्स भी हैं। इसको भी हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा जो कैल्शियम है वो किस शक्ल में पाया जाता है और बोन सेल से क्या मुराद है। तो सबसे पहले ये जो बोन है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास बोन्स है, तो सबसे पहले जो बोन्स के जो एंड्स हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं, लेकिन बोन का जो दरमियानी हिस्सा है ये थोड़ा सा बारीक होता है, फिर दोबारा जो एंड होता है वो चौड़ा होता है। अब बोन्स के जो एंड होते हैं जो ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, इनको एपिफाइसिस कहा जाता है। तो एपिफाइसिस ब्रॉड एंड ऑफ द बोन्स। और बोन का ये जो दरमियानी हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डायफाइसिस कहलाता है, मिडल। और ये ज़्यादातर लेंथ इसी की होती है। ठीक है, और इसको शाफ्ट भी कहा जाता है, यानी डायफाइसिस को शाफ्ट भी कहा जाता है। तो ये दो एपिफाइसिस, ई से एपिफाइसिस, ई से एंड, ये याद रखेंगे। और उसके बाद शाफ्ट, ये दरमियानी पोर्शन, ये इसको डायफाइसिस कहा जाता है। तो मिडल पार्ट अलोंग द लेंथ ऑफ बोन्स, तो बोन्स की जो ज़्यादातर लेंथ है वो मिडल पार्ट पर मुश्तमिल है और इस मिडल पार्ट को हम शाफ्ट भी कहते हैं। अच्छा, आमतौर पर ये जो बोन की सरफेस है, मेजॉरिटी ऑफ बोन्स में एक मेम्ब्रेन होती है और ज़्यादातर मेम्ब्रेन में जो ख़ास तौर पे बड़ी बोन्स होती हैं, एक मेम्ब्रेन मिडल पोर्शन को कवर करती है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे हमारी फीमर बोन्स है, ह्यूमरस बोन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनके मिडल पोर्शन पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिओस्टम। और ये सख्त किस्म की मेम्ब्रेन होती है। लेकिन कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनके मुकम्मल सरफेस पे मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आमतौर पे वो बोन्स जिनके एंड्स जॉइंट्स बनाते हैं और वो जॉइंट जो मूव करते हैं अच्छी तरह, तो उनके एंड्स के ऊपर मेम्ब्रेन की जगह कार्टिलेज मौजूद होती है। इस वजह से ये जो पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन को कहा जाता है जिसने बोन की सरफेस को कवर कर रखा है। तो जो लॉन्ग बोन्स हैं जिन्होंने मूवमेंट करवानी है और उनकी सरफेस पे आमतौर पे जो एपिफाइसिस वाले पोर्शन है इस पे कार्टिलेज होती है। आगे हम पढ़ेंगे, इसका एक ख़ास नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज इसको कहा जाता है। ठीक है, और बाकी सरफेस पे पेरिओस्टियम होती है। लेकिन वो बोन्स जो थोड़े शॉर्ट हैं तो आमतौर पे उनके सारी सरफेस पे क्या होती है, पेरिओस्टियम मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं, जनरली बात कर लें तो बोन सरफेस इज़ कवर्ड बाई अ टफ मेम्ब्रेन। तो बोन की जो सरफेस है वो टफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। क्लियर। उसके बाद ये जो हमारे पास पेरिओस्टियम के नीचे बोन का जो हिस्सा है, आगे ये दो पोर्शन में डिवाइड है। बोन का वो हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और वो बिल्कुल नीचे मौजूद है पेरिओस्टियम के, इसको कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। कॉम्पैक्ट वर्ड उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ
चीज़ भरी हुई हो, दरमियान में कोई गैप मौजूद ना हो, ठीक है, दरमियान में कोई गैप मौजूद, जैसे ये दीवार है ना, इसमें अगर कोई ईंटें वगैरह निकली ना हो और कोई सुराख ना हो तो ये कॉम्पैक्ट सरफेस कहलाएगी। तो हमारे पास पेरियोस्टियम के बिल्कुल नीचे जो बोन का हिस्सा है वो एक थिक लेयर बनाते और ये पेरियोस्टियम के नीचे मौजूद होती है और ये हार्ड मटेरियल से बनी होती है। हार्ड मटेरियल क्या, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर जो बोन का हिस्सा है वो इस कॉम्पैक्ट बोन पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल होती है? ये इस कॉम्पैक्ट बोन पे। ठीक है, आज सिर्फ हमने कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। और ये जो कॉम्पैक्ट बोन वाला पोर्शन है ये हमारी बोन का मेजॉरिटी ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो ये बना रहा होता है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अच्छा, अगर हम ये इस कॉम्पैक्ट हिस्से का, ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रा किया, छोटा सा हिस्सा यहाँ निकाल के देखें और इसको अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से हमें इसके अंदर छोटे छोटे ना सर्कल्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आते हैं जिसने पूरी कॉम्पैक्ट बोन को बनाया होता है। अच्छा, ये तो ऊपर वाली सरफेस से जब हमने देखा तो हमें ये सर्कल नज़र आए, लेकिन जो चीज़ें हमें ऊपर वाली सरफेस पे नज़र आती हैं वो उस कॉम्पैक्ट हिस्से में पूरी लेंथ में वही चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आप ये समझ लें कि ये जो मार्कर है ना, अगर आप इसको ऊपर से देखें तो आपको नज़र आएगा इनके सर्कल, ठीक है। और नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सर्कल ही हैं, सरफेस पे हैं, बल्कि पूरी बोन है। तो ये जो सर्कल वाला हिस्सा है ये नीचे तक फैला हुआ है, नीचे तक फैला हुआ। जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो सारे उस सर्कल के अंदर नीचे तक मौजूद होंगी, यानी पूरी कॉम्पैक्ट बोन में जो अलोंग द लेंथ यही चीज़ें होंगी जो हम सरफेस पे पढ़ेंगे। क्लियर? और ये काफ़ी सारे सर्कल्स होते हैं और इनको यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है और इनका नाम है हेवर्शियन सिस्टम, या इनको ऑस्टियोन भी कहा जाता है। इनको दूसरा कॉमन नेम क्या है? ऑस्टियोन। ठीक है, तो हम हेवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोन कॉम्पैक्ट बोन के यूनिट्स को कहा जाता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग, आगे फिर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मैंने यहाँ 6 हेवर्शियन सिस्टम ड्रा किए। क्लियर? अब इस एक यूनिट में क्या कुछ है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास, आप समझ लें कि एक हेवर्शियन सिस्टम आ गया, एक यूनिट आ गया। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले इस हेवर्शियन सिस्टम के बिल्कुल अंदर एक नाली होती है। ठीक है, यानी अगर हम इसको साइड से देखें तो ये नाली ऐसे बिल्कुल सेंटर में होगी, बिल्कुल सेंटर में ये नाली होगी। क्लियर? तो इस नाली को हम हेवर्शियन कैनाल का कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ, और ये वो नाली है जिसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल होती है और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। यानी आप ये समझ लें इस नाली के अंदर नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी और लिम्फेटिक सिस्टम होगी। या इसको ऊपर से देखें, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर? तो सबसे सेंट्रल जो कोर है वो हेवर्शियन कैनाल कहलाता है। ये मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? हेवर्शियन कैनाल है, हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, और इस हेवर्शियन कैनाल के इर्द गिर्द काफ़ी सारी लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास लेयर ये है, ऐसे ये पूरी एक लेयर है रेड कलर की, ये पूरी एक रेड कलर की लेयर है, पूरी ये लेयर है। क्लियर? इसी तरह फिर दरमियान में छोटा सा गैप आता है, ये दरमियान में थोड़ा सा क्या आ गया? गैप आ गया। फिर उस गैप के बाद फिर एक और लेयर शुरू हो जाती है, ये ऐसे एक और लेयर बन गई। ठीक है, फिर दरमियान में एक छोटा सा गैप आ जाता है। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर लेयर बन गई, तो ये एक और लेयर बन गई। तो समझ लें कि ये हमारे पास लेयर है। तो अभी मैंने कितनी लेयर ड्रा की?
एक लेयर, फिर दरमियान में एक छोटा सा गैप, फिर उसके बाद एक लेयर। अब इस गैप को मैं थोड़ा सा आप समझ लें ब्लैक कलर का कर देता हूँ ताकि आपको बात ये समझ लें कि ये गैप है। ये गैप है, एक गैप ये आ गया। ठीक हो गया। तो ये मैंने अभी 3 लेयर्स बना दिए। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं, लेकिन इन सारे लेयर का सेंटर एक ही है। इन लेयर्स को जो रेड कलर की हैं इनको लेमिली कहा जाता है, और जिस चीज़ का सेंटर एक हो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोसेंट्रिक। उसके लिए कोसेंट्रिक लेयर का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। और ये लेयर मिनरलाइज्ड है, इसमें मिनरल डिपॉजिट हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यानी यहाँ ये जो मटेरियल है ये किसी सेल या टिश्यू के अंदर नहीं है, बल्कि ये सेल से बाहर वाला मटेरियल है। क्लियर। और इस लेयर के अंदर एक तो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, एक कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट भी नीडल शेप होता है, यानी इसके नीडल शेप क्रिस्टल्स बनते हैं, और जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल उस चीज़ को कहा जाता है जो टूटने की सलाहियत रखता हो, जब उसको आप मोड़ेंगे वो टूटने की सलाहियत रखता हो, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। लेकिन साथ ये रिजिड भी होते हैं। आपने देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती हैं, आप उनके ऊपर ज़ोर लगाते वो मुड़ती नहीं, बल्कि एक वक्त ऐसा आता है इतना ज़ोर लगाते हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो यही कैल्शियम फॉस्फेट जो इन लेमिले की लेयर्स के अंदर मौजूद है, तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद है, और ये ब्रिस्टल है जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस आई है, लेकिन इतना ये हार्ड है कि अगर हम थोड़ा ज़ोर लगाएं ये टूट सकता है। तो ब्रिटल एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो टूटने की सलाहियत रखता है, लेकिन चूंकि ये रिजिड है, ये रिजिड है, तो इस वजह से ये हमारी बोन्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। लेकिन अगर हमारी बोन्स के अंदर सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता तो हमारी हड्डी के जो टूटने के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि रिजिड चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन इन क्रिस्टल्स के दरमियान में एक प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन के धागे होते हैं जिसको कोलेजन फाइबर कहा जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इस वजह से बोन्स एक तरफ हार्ड मटेरियल लगती है, और हार्ड मटेरियल की वजह से उसको सपोर्ट मिलती है, दूसरी तरफ कोलेजन फाइबर की वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबल, हालांकि ये कमज़ोर है, अगर इसका कंपैरिजन हम कैल्शियम फॉस्फेट के लिहाज से करें तो ये कमज़ोर है। तो इन द सेम सेंस आप ये समझ लें कैल्शियम फॉस्फेट बोन को हार्ड बनाता है और कोलेजन फाइबर बोन को फ्लेक्सिबल बनाती है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि अगर कोई ऐसा मटेरियल हो ना, ऐसे कोई सामान हो जो टूटने की सलाहियत रखता हो, तो आमतौर पे उसको एक थर्मोपोर शीट के अंदर पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो थर्मोपोर शीट होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा क्या होता है कि जब उस सामान को जब झटके लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उस झटकों की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से वो टूटती नहीं है, उसका जो असर है वो हार्ड स्ट्रक्चर या ब्रिटल जो स्ट्रक्चर जो टूटने वाला सामान है उन तक नहीं पहुंचता। तो सेम यहाँ है, तो हमारी जो हड्डी है वो एक तरफ हार्ड भी है और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल भी है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो टूटते नहीं है, और हार्ड होने की वजह से हड्डी मजबूत भी है और वो सपोर्ट देने की सलाहियत भी रखती है। ठीक है, लेकिन चूंकि कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी का जो आप कह सकते हैं फिनोमिनन है, जो हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी है वो बहुत कम मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो दरमियान में स्पेसेस हैं जो इन लेमिली को अलहदा करती हैं, इनको लेकुनी कहा जाता है। लेकुनी का लफ्ज़ी मतलब ही गैप होता है। ये जो मैंने ब्लैक कलर का ड्रा किया ना, ये खाली जगह हैं जो लेमिली को आपस में क्या करती हैं, सेपरेट रखती हैं। तो लेमिली आर सेपरेटेड बाय स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड लेकुनी। अच्छा, ये जो लेकुनी है ये चूंकि खाली जगह हैं, तो इनके अंदर फिर हमारे बोन्स के जो सेल्स हैं, क्योंकि हमने लेमिली के बारे में कहा कि ये सेल के अंदर नहीं है, मटेरियल है जो सेल के दरमियान मौजूद है, सेल से बाहर मौजूद है। तो इन आप कह सकते हैं कि लेकुनी के अंदर हमारे बोन के जो सेल्स हैं वो रहते हैं। तो आप लेकुनी को समझ लें कि ये हमारे सेल का घर है, ये खाली जगह जो सेल का घर है। तो इसी तरह यहाँ हमारे पास सेल रहते हैं इस लेकुनी के अंदर, इन खाली स्पेस। लेमिली के अंदर सेल नहीं होती, बल्कि किसके अंदर सेल होते हैं, लेकुनी के अंदर होते हैं। क्लियर। और जो बोन्स के सेल है ना उनको ऑस्टियोसाइट कहा जाए। ये जो वर्ड है ना ऑस्टियम, ये जिसके साथ भी लगा हो
तो वो हड्डी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑस्टियम का लफ्जी मतलब ही हड्डी है। और ये मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, जिसके साथ साइट लफ्ज लगा तो वो ऐसा सेल होते हैं जो मेच्योर हो चुका, जो प्रॉपरली ग्रो कर चुका होता है। जो नया बनने वाला सेल होता है ना, वो ब्लास्ट कहलाते हैं, ब्लास्टोमियर। वो क्या कहलाते हैं? जैसे मैं ऑस्टियोब्लास्ट कहूँगा तो इसका मतलब है हड्डी का अभी वो सेल बना है जो बिल्कुल नया है, लेकिन जब मैं साइट की बात करूँगा तो ये मेच्योर सेल होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अरिथ्रोब्लास्ट, ये रेड ब्लड सेल वो होगा जो अभी नया बना है। अरिथ्रोसाइट ये वो सेल होगा जो फंक्शनल होगा, प्रॉपरली मेच्योर हो चुका होगा। क्लियर? तो लेकुनी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ऑस्टियोसाइट, ज़्यादातर ऑस्टियोसाइट होते हैं। अच्छा, ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं छोटी छोटी नालियों के ज़रिए से, जैसे मैं कहता हूँ ये नालियों के ज़रिए से आपस में। और ये जो सेल है, ये जो सेंट्रल कैनाल है जिसको हमने हेवरेशियन कैनाल कहा था, ये नालियाँ इन सेल को कनेक्ट करती हैं हेवरेशियन कैनाल के साथ भी, ठीक है। यानी ये सेल, ये जो आप कह सकते हैं छोटी छोटी नालियाँ हैं जो मैंने ग्रीन कलर की ड्रा किए, ये सेल को भी आपस में कनेक्ट करती हैं। और सेल का कनेक्शन किसके साथ जोड़ती हैं? अब इन नालियों के ज़रिए से ब्लड से मटेरियल निकल के इन सेल तक पहुंच रहा होता है, या आपस में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कर रही होती है। तो ये छोटे छोटे कैनाल्स हैं। कैनाल्स का मतलब नालियाँ हैं। तो इन नालियों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैनाली कुली। कैनाल नाली को कहा जाता है, कुली छोटी को कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी नालियाँ हैं जो ऑस्टियोसाइट्स को भी आपस में कनेक्ट करती हैं, और ऑस्टियोसाइट को जो हेवरेशियन कैनाल है, जो सेंट्रल कैनाल है, उसके साथ भी कनेक्ट करती हैं। क्लियर? तो कैनाली कुली कनेक्ट द ऑस्टियोसाइट ईच अदर एंड टू हेवरेशियन कैनाल। अच्छा, हेवरेशियन कैनाल के बारे में मैंने बता दिया कि ये सेंट्रल कैनाल है और इसके अंदर नर्व्स होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। और ये बात अगर देखा जाए, अब हमारे पास जो सेंट्रल कैनाल है इसके इर्द कोसेंट्रिक लेमिली है। कोसेंट्रिक है, और मैंने बताया कोसेंट्रिक उस चीज़ को कहा जाता है जिसका सेंटर एक हो। तो ये जितनी भी लेमिलीज हैं, ये जो लेयर्स की शक्ल में है, इन सब का सेंटर हमारे पास हेवरेशियन कैनाल है। तो यही बात लिखी गई, कोसेंट्रिक लेयर्स ऑफ लेमिली सराउंड अ सेंट्रल कैनाल। तो लेमिली की जो कोसेंट्रिक लेयर्स हैं वो इस सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द होती हैं। और इस सेंट्रल कैनाल में क्या होता है? नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। क्लियर? उसके बाद आगे हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास यूनिट को हेवरेशियन सिस्टम कहा जाता है। कॉम्पैक्ट बोन में इस तरह के बहुत सारे यूनिट होते हैं, और हमारे पास जो एक हेवरेशियन सिस्टम है वो मैंने यहाँ ड्रा किया। उसमें जो लेयर्स होती हैं वो मिनरलाइज्ड होती है, जैसे कैल्शियम फास्फेट वगैरह, कोलेजन वगैरह इसके अंदर जमा होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलके बनी होती है। और कैल्शियम फास्फेट नीडल शेप होता है क्रिस्टल, जिसकी वजह से इसको ब्रिटल और रिजिडिटी मिली है, और इसकी वजह से बोन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। कोलेजन फाइबर बोन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसकी जो ब्रिटल प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी इसके टूटने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और ये जो लेयर आपस में सेपरेट हैं, वो जिन स्पेसिस के ज़रिए से वो उनको लेकुनी कहा जाता है। और ये जो लेकुनी, चूँकि ये स्मॉल स्पेसिस हैं, तो इनके अंदर ये बोन के सेल रहते हैं, ठीक है। और बोन के सेल आपस में जिन छोटे छोटे कैनाल्स के ज़रिए से, नालियों के ज़रिए से कनेक्टेड हैं, उनको कैनाली कुली कहा जाता है। ये ऑस्टियोसाइट को भी कनेक्ट करती हैं, और हेवरेशियन कैनाल के साथ ऑस्टियोसाइट को कनेक्ट कर। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो ब्लड वेसल से मटेरियल आएगा वो इन चैनल्स या इन कैनाल के ज़रिए से इन ऑस्टियोसाइट के तक आसानी से चला जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये जो अगली लाइन लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पेरियोस्टियम को ड्रा कर देता हूँ। पेरियोस्टियम वो मेम्ब्रेन है जो सबसे बाहर है, इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन है। ये सारा जो पोर्शन है ये समझ लें कॉम्पैक्ट बोन का है। क्लियर? और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर छोटे छोटे हेवरेशियन सिस्टम है। मैं कहता हूँ एक हेवरेशियन सिस्टम ये है जिसके अंदर लेमिली है और लेकुनी है, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट है, और अंदर करके एक आप कह सकते हैं हेवरेशियन सिस्टम ये है, और एक हेवरेशियन सिस्टम ये है, ठीक है। और सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनके अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसको हेवरेशियन कैनाल कहा जाता है। इसके इर्द गिर्द आपको पता है लेमिली होगी। तो ये सारा जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये कौन सा पोर्शन ड्रा कर रहा हूँ? ये कॉम्पैक्ट बोन का पोर्शन ड्रा कर रहा हूँ। क्लियर? इस हेवरेशियन कैनाल्स के अंदर हमने डिस्कस किया नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो आप
हेवर्शियन कैनाल या सेंट्रल कैनाल है, ये भी आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और जिन चैनल्स के ज़रिए से कनेक्टेड होती हैं वो चैनल हमेशा इन कैनाल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो चैनल इन कैनाल के लिहाज से परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये हमारे पास वर्टिकल है, तो इससे जो चैनल निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल निकलेगा, तो ये वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं इन कैनाल को आपस में जोड़ने वाला चैनल क्या कहलाएगा। और ये जो आप कह सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर चैनल है, ये आगे फिर एंड पे जाके पेरिओस्टियम तक जाता है। क्लियर। इस चैनल के अंदर भी हमारे पास नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स होती, यानी आप ये समझ लें कि पेरिओस्टियम के ज़रिए से लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स आई, पेरिओस्टियम के ज़रिए से नर्व्स आई और पेरिओस्टियम के ज़रिए से ब्लड वेसल्स आई और वो कैनाल में दाखिल हो गई। फिर इसी तरह आगे वो चली गई, फिर अगली कैनाल में दाखिल हो गई। तो ये आपस में कनेक्शन का काम करते हैं। इन चैनल का नाम आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इनको याद रखना है, ये वॉल्कमैन चैनल्स कहलाते हैं। और ये छोटे छोटे चैनल हैं, स्मॉल चैनल दैट रन परपेंडिकुलर टू कैनाल, तो ये कैनाल के लिहाज से परपेंडिकुलर है। एंड कनेक्ट देम विद ईच अदर, और इन कैनाल को आपस में जोड़ते हैं। और फिर इन सारी कैनाल को किससे जोड़ते हैं? पेरिओस्टियम। यानी आप ये समझे पेरिओस्टियम से ये चीज़ें दाखिल हुई और सारी कैनाल आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर। और इन चैनल के अंदर भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं। क्लियर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इन चैनल को वॉल्कमैन चैनल भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद ये जो पेरिओस्टियम है और ये कॉम्पैक्ट बोन है, इस पेरिओस्टियम को इस कॉम्पैक्ट बोन के साथ जो चिपकाया गया है, क्योंकि पेरिओस्टियम एक मेम्ब्रेन है, वो कोलेजन प्रोटीन के जरिए से इसको चिपकाया गया। कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन के जो धागे हैं, ठीक है, उनके जरिए से इसको चिपकाया गया। और इन धागों को आप शार्पीज फाइबर भी कह सकते हैं, इनको शार्पीज फाइबर भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या करती है? एंकर द पेरिओस्टियम, इसने पेरिओस्टियम को फिक्स करना है किसके साथ? टू अंडरलाइंग बोन टिश्यू, बोन का वो हिस्सा जो पेरिओस्टियम के नीचे है उसके साथ फिक्स करना है। अब जाहिर बात है जब ये फिक्स हो जाएगी तो इसका वजह से इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता, आमतौर पे जो हमारे मसल्स वगैरह अटैच होते हैं वो पेरिओस्टियम के साथ अटैच होते हैं, और मसल्स ने जब बोन को खींचना होता, तो अगर हमारे पास ये पेरिओस्टियम का इसके साथ लिंक मजबूत ना होता तो इसके उतरने के, उखड़ने के चांसेस ज़्यादा थे, जिसकी वजह से पूरी जो बोन के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो ना आती। तो चूँकि हमारे पास इसको सही तरह से जोड़ा गया है कॉम्पैक्ट बोन के साथ, इस वजह से अगर कोई चीज़ पेरिओस्टियम को खींचती है ना, तो वो फिर कॉम्पैक्ट बोन को भी खींच रही होती, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बोन के साथ अच्छी तरह अटैच होती। तो यही बात लिखी गई है कि इन छोटे छोटे फाइबर्स की वजह से बोन्स प्रॉपरली स्टेबल रहती है, बोन्स प्रॉपरली वर्किंग करती है, इसको स्ट्रेंथ मिली हुई है। क्लियर। तो ये हमारा इस चैप्टर का जो बोन का स्ट्रक्चर है उसका पहला पोर्शन हमने डिस्कस किया। अगले हम लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो स्पॉन्जी बोन है उसको डिस्कस करेंगे, जो सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, हमारे इन बोन्स के अंदर कौन कौन से सेल हैं। एक सेल की कैटेगरी तो मैंने अभी बता दिया है ना कि ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, लेकिन दो टाइप्स और भी हैं, इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।